होम्योपैथी जिसे लोग एक विकल्प की तरह देखते हैं, आज इतना बड़ा बदलाव आपने कैसे किया और कैसी थी ये पूरी जर्नी? जो जर्मनी से जो क्लासिकल होम्योपैथी के रूप में मिला था, कह सकते हैं ट्रेडिशनल होम्योपैथी, जिसमें हम कह सकते हैं कि बेसिक केसेस पे काम होता था। जो क्लासिकल होम्योपैथी स्लो था, हमने डोज बढ़ाया और जिस प्रवृत्ति की बीमारी होती है, जैसे समझ लीजिए कैंसर के पेशेंट हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, सर्जिकल जो पेशेंट्स हैं, उनकी जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर हमने डोजेस का सिलेक्शन किया। कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका हम नॉर्मली भी इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो होम्योपैथी पे जब हम शिफ्ट करते हैं तो डोज और ये सारी चीजें आज तक क्यों नहीं हमारे द्वारा बढ़ाई गई थी? क्रिटिकल पेशेंट है, समय कम है, काम ज़्यादा करना है, रिपोर्ट्स थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस स्टेज पे है, तो हम जो डोजेस हैं बॉडी के रिस्पांस के हिसाब से, बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से और मिलने वाला कितना समय है उसके हिसाब से डिसाइड करके हम जो डोजेस बनाते हैं वो हम बढ़ा के देते हैं। और जब बढ़ाकर हम बीमारी पर अटैक करते हैं तो इस कंसेप्ट को हमने नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि मेरी क्लिनिक का नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। हम मेडिकल साइंस पे जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो होम्योपैथी भी क्या हमें उतना ही एक्सपेंसिव पड़ता है या इनमें कोई डिफरेंस हम देख सकते हैं? जो दूसरे सिस्टम होते हैं उनका एक फिक्स अपना बनाया हुआ एक सिस्टम है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। होम्योपैथी में दवाइयाँ इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर हम हर किसी तीसरे या चौथे घर में भी देखेंगे तो हमें दवाइयों की डिपेंडेंसी मोस्टली दिखती है जो कि शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से होती ही है, तो क्या हम इस तरह की डिपेंडेंसी भी खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम जो होती है जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा कहा जाता है कि ये जीवन के साथ चलती है। तो मेरे चैनल पे आप जब जाएंगे तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के अपडेट हैं, तो आप देखेंगे कि लोगों ने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ 20-20 साल बाद भी बंद की है। आयुर्वेद और होम्योपैथी की बात करें तो लोग कई बार इसके बीच में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि डिफरेंस है क्या और असल में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप आयुर्वेद और होम्योपैथी की टर्म को हमारे दर्शकों को बताएं। जब भी हमें कोई बीमारी होती है या फिर जब ठीक होने की बात आती है तो शायद हम ऐसा कहते हैं कि सबसे स्लो प्रोसीजर होम्योपैथी है, लेकिन ऐसा असल में है नहीं, क्योंकि हम उसे एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। असल में किसी भी ट्रीटमेंट को या किसी भी ऐसी चीज़ को एक ऑप्शन की तरह देखना गलत हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऑप्शन नहीं, ये आज एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मॉडर्न होने के बाद इतना बदल चुका है कि आज के युग में लोग इसे पहला ऑप्शन देखने लगे हैं। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं आद्य दर्शन, और आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में कन्वर्ट कर दिया है। ये अब कोई विकल्प नहीं है, ये एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले युग में होम्योपैथी को शायद एक नई पहचान दे सकती है। वहीं ब्रिक्स कंट्रीज मेडिकल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन्हें सम्मानित किया गया है। तो कोई तो ऐसी बात होगी, कोई तो ऐसी नई शुरुआत होगी जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं की। तो आइए आज हम मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं कि कैसी रही सर की जर्नी। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी जिसे लोग एक विकल्प की तरह देखते हैं, आज इतना बड़ा बदलाव आपने कैसे किया और कैसी थी ये पूरी जर्नी? बिल्कुल, ये जो बदलाव है वो एक दिन की मेहनत नहीं है। जैसा कि हम लोग अपने परिवार में जो संस्कार देखते हैं कि बड़ों से आशीर्वाद मिलता है, हम उनके संस्कार सीखते हैं और उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में हम भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ट्रांसफ़र का जो ज़माना है, ये जैसे पारिवारिक कल्चर में हम देखते हैं, ये सेम चीज़ हमने होम्योपैथी में अडॉप्टेबिलिटी ली कि जो हमें मिला है, जो जर्मनी से जो क्लासिकल होम्योपैथी के रूप में मिला था, वो एक कह सकते हैं ट्रेडिशनल होम्योपैथी, जिसमें हम कह सकते हैं कि बेसिक केसेस पे काम होता था। उसके जो कंसेप्ट बताए गए थे, क्योंकि वो 200 से 250 साल पहले लिखे गए थे, तो हम अगर आज के परिवेश में बात करें तो उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, जिसमें हम आज के परिवेश में जिन जिन बीमारियों पे बात करें, जैसे आपने पहला शब्द जो बोला कि जो आम लोगों की भावना है कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट स्लो ट्रीटमेंट है, जो कि इसलिए लोग इसको ऑप्शन में रखते हैं, तो उसको ऑप्शन से निकालकर अगर हम उसको एक्चुअल विकल्प में लाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो लोगों की भावना है उस पर हम क्या नया काम करें जिससे उनका विश्वास और अच्छा सुदृढ़ हो सके। तो जो क्लासिकल होम्योपैथी है, जिसमें ये कहा जाता था कि डोजेस कम होते थे, इसलिए बेसिक केसेस में भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट जो क्रिटिकल बड़े लेवल के केस हैं, इमरजेंसी केस हैं, उसमें उसका उपयोग नहीं होता था या लगभग नहीं के बराबर था। और जो होता भी ये था उपयोग, तो वो स्लो ट्रीटमेंट होने के कारण कई बार ऐसा इतना समय नहीं मिल पाता था कि हम
उन केसेस पर अच्छे से काम कर सके। इसलिए जनहित में ऐसा बोला जाता था कि होम्योपैथी में क्रिटिकल केसेस में काम नहीं होता है। अब इससे जब हमें चेंज करना था तो जैसा कि परिवार से ट्रांसफर होता है वैसे मुझे जो मिला, हमने उसको पढ़ाई करने के बाद ये समझा कि मेडिकल साइंस आज के डेट में काफ़ी सारा इनोवेशन और एक तरीके से रिसर्च मोड में जो सभी सिस्टम अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो मुझे मेरा सिस्टम मिला इसमें मैं कुछ नया लाऊं जिससे लोगों को आगे भी फायदा मिले। और इसके लिए मुझे एक नया तरीका लाने की जरूरत थी और उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे लाने का बहुत ज़्यादा जरूरत था। को डॉक्यूमेंटेशन इसलिए कि अगर हम किसी पेशेंट को ठीक करेंगे, अगर डॉक्यूमेंटेशन देंगे तो उसको पर्याप्त आधार मिलता है कि हम कहीं पर बता सकें, चाहे दुनिया का कोई भी मेडिकल प्लेटफॉर्म हो या फिर किसी भी तरीके का जो मेडिकल काउंसिल है जिसमें हम अपनी डाटा देते हैं, तो हम बता सकेंगे। और करने के लिए कुछ नया लाना था, तो जो क्लासिकल होम्योपैथी स्लो था हमने डोज बढ़ाया और जिस प्रवृत्ति की बीमारी होती है, जैसे समझ लीजिए कैंसर के पेशेंट हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, सर्जिकल जो पेशेंट्स हैं उनकी जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर हमने डोजेस का सिलेक्शन किया और जैसी ज़रूरत वैसा पावर। अगर क्रिटिकल पेशेंट है, समय कम है, काम ज़्यादा करना है और जो रिपोर्ट्स थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस स्टेज पे हैं, तो हम जो डोजेस हैं बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से, बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से और मिलने वाला कितना समय है उसके हिसाब से डिसाइड करके हम जो डोजेस बनाते हैं वो हम बढ़ा के देते हैं। और जब बढ़ाकर हम बीमारी पर अटैक करते हैं तो इस कंसेप्ट को हमने नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि मेरी क्लिनिक का नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। और लगभग 3000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा हमने इस तरीके से बनाया है, जो कि हमने एक बुक बनाई है असंभव से संभव का प्रयास, जो इस बुक के माध्यम से हमने ब्रीफ दिया है, जिसका इंग्लिश वर्जन है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। और इसमें उन केसेस पे काम हो रहा है जो लगभग होम्योपैथी में अभी तक कैंसर, किडनी फेलियर, कोमा के पेशेंट जो हॉस्पिटल के कैटेगरी के पेशेंट हैं, सर्जिकल कैटेगरी, जो ऑटोइम्यून कैटेगरी जो कि लाइलाज मानी जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम या लाइलाज या असाध्य रोग या ऐसा कह सकते हैं जीवन भर दवाई चलने वाली जो रोगों की बातें करते थे, उसमें होम्योपैथी को हमने फास्ट ट्रीटमेंट देकर इनके प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट डेटा हमने लगभग जो 3800 के पेज के आसपास की जो बुक बनाई है वो लगभग सभी मेडिकल काउंसिल में सबमिट किया है। और हमारी कोशिश ये है कि भारत से जो सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी एक नया कंसेप्ट के रूप में पूरे वर्ल्ड वाइड इसको हमें बढ़ाना है और फैलाना है। और जो होम्योपैथी कभी जर्मनी से आई थी इंपोर्ट होकर, जो इंपोर्टेड होम्योपैथी है, हम भारत से एक्सपोर्टेड होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी वर्जन को बाहर भेज पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसा हमारा उद्देश्य है जो हम कोशिश कर रहे हैं। जी, तो आपने ये जो चेंज की बात की और आपने डोज की बात की कि हम उसे इंक्रीज कर चुके हैं और उस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, और जिन बीमारियों की आप बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि आज तक कभी भी उसे होम्योपैथी में तो कंसिडर नहीं किया गया था, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका हम नॉर्मली भी इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो होम्योपैथी पे जब हम शिफ्ट करते हैं तो डोज और ये सारी चीज़ें आज तक क्यों नहीं हमारे द्वारा बढ़ाई गई थी, अब इसमें बदलाव क्यों किया गया? होम्योपैथी में अभी तक जैसा मैंने बताया कि जो लिखा हुआ सिस्टम है 200 से 250 साल पहले का है, और पेशेंट की जब बीमारी की सिवियरिटी ज़्यादा होती है तो जो जिस अनुपात में वो जो डोजेस बताए गए थे वो उस अनुपात में इतनी तेज़ी से काम करने में कई बार लोगों के मन में शंका रहती थी कि होम्योपैथी इतना फास्ट ट्रीटमेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए होम्योपैथी को प्रचार प्रसार में हमेशा क्रिटिकल पेशेंट या इमरजेंसी केसेस में हमेशा लगभग दूरी बनाई गई कि होम्योपैथी जैसे केसेस में नहीं यूज़ किया जाए या फिर नहीं काम करती है क्योंकि इतना समय नहीं मिलेगा। और मैंने यही चीज़ बदली कि जैसा रिपोर्ट वैसा पावर बनाने के लिए हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा। समझ लीजिए कैंसर का पेशेंट है और ऑपरेट करके आया मेरे पास, मेरे चैनल पे आप जाएंगे ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स के अपडेट मिलेंगे जिन्होंने 2 बार ऑपरेशन कराने के बाद, हो सकता है जीबीएम कैंसर का केस है, एक उदाहरण बताता हूँ जिसमें जीबीएम कैंसर जो कि ब्रेन का कैंसर है, जिसमें हम एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे जो कि इंदौर की रहने वाली है और उसने 2 बार ऑपरेशन कराया और तीसरी बार जब वो रिकरेंस हुआ तो जो 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान ब्रेन में और 2.5 सेंटीमीटर की 2 अन्य गठान, मतलब टोटल 3 गठानों के साथ जब वो हमारे पास आई तो लगभग उसको मना कर दिया गया था क्योंकि जीबीएम का कैंसर जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एग्रेसिव ट्यूमर होता है, तो आप जितना ऑपरेट करते हैं कई बार वो और तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि इस पूरे पेशेंट के लिए 2 साल से ज़्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं मानी जाती। और चूंकि जो पेशेंट ऑलरेडी 2 बार ऑपरेट कर चुका है उसके लिए तीसरा ऑपरेशन भी आसान नहीं होता। और उतना होने के बावजूद भी इस बात के लिए आप उसके लिए जीवन काल बताना लगभग मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मोड में था और एक तरीके से ना ही बोल दिया गया था। और ऐसे स्टेज में अगर होम्योपैथी में जब ये आते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए ये हमारे लिए प्रयास भी है और एक तरीके से एक उम्मीद भी है कि हम होम्योपैथी से क्या नया करेंगे जो ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ अच्छा लाएं। तो निश्चित रूप से लिखा तो ईश्वर ने था और शिफा डॉक्टर्स के हाथ में दी जाती है, तो हम लोग डॉक्टर ईश्वर तो नहीं है लेकिन जिस सीट पे बैठते हैं वो ईश्वर की बनाई हुई सीट है। तो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर की शिफा से जो हमारा प्रयास होता है, अगर वो किसी की जान बचाने में
हमारी कुछ नए विजन से या इनोवेटिव आइडिया से कुछ नया करके अगर हम किसी को फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों लेवल पे ठीक कर लें तो निश्चित रूप से उसके लिए पूरा परिवार के लिए ये प्रेरणा बनता है। तो मैंने उस पेशेंट को जब ट्रीट किया तो लगभग ये कह सकते हैं कि जिसको कह दिया गया था कि 2 महीने से ज़्यादा जीवन काल शेष नहीं है, उस 2 महीने में जो हमने रिपोर्ट कराई उसमें जो 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठान थी, हमने होम्योपैथी की दवाइयों को जो पावर बढ़ाकर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट से जो हमने दवाई दी थी उससे हमने पूरा डिसॉल्व भी कर लिया। और बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी, बिना इम्यूनोथेरेपी और बिना टारगेट थेरेपी, ये 5 काम हमने हमारी दवाइयों से लगभग उसी तरीके से काम किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके होम्योपैथी को फास्ट, नेचुरल और इजी वे में। और 2 महीने बाद जो रिपोर्ट हमारे लिए इंडिकेटरी मिली वो उसके लिए एक तरीके से जीवन का एक शुरुआत था जो उससे प्राप्त हुआ। और 1 साल और पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद जब हमें जो अगली MRI मिली उसमें जो 5.5 सेंटीमीटर का जो बचा हुआ लीजन था वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। तो आज भी वो पेशेंट 7 साल बाद इंदौर में खड़ी है और जिस केस में कह दिया जाता है कि 2 साल से ज़्यादा नहीं कोई चल सकता, अगर वो 7 साल बाद भी खड़ी है तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की दया है और कहीं ना कहीं एक प्रयास था हमारा जो सफल हुआ। इसी तरीके से लोगों ने 9 सेंटीमीटर तक की गठानों को होम्योपैथी से बिना सर्जरी, बिना कीमो, बिना रेडिएशन डिसॉल्व किया। तो कैंसर के स्टेज चूँकि हम लोग मान के चलते हैं स्टेज 3 और 4 के पेशेंट जो ज़्यादा आते हैं हमारे पास, और कई बार ऑपरेशन लोग नहीं भी कराते हैं। ऐसी भी स्टेज होती है जब पेशेंट 84 साल का है, हमें बोल दिया जाता है कि आपके लिए ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं है। कई ट्यूमर ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में भी होम्योपैथी जो कि नेचुरल विज्ञान है और इजी वे में सेफ सिस्टम पे हम जब फास्ट ट्रीटमेंट करते हैं तो 5 काम जो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, ये हम अपनी दवाइयों से करके उनका रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं और जितना टाइम मिलता है उसमें हम बीमारी पर अटैक करते हैं। और इसी बात की पुष्टि आप जब मेरे चैनल पर जाते हैं और एक तरीके से ये जो मैं डाटा इसलिए बताना पसंद करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि होम्योपैथी में डेटा एनालिसिस थोड़ा सा अभी तक कम बताया जाता है। और मैं जैसे ये आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा, जैसे कैंसर के बारे में बात करेंगे, कैंसर के अपडेट्स हैं तो इन सभी पेशेंट्स के बारे में ये ब्रीफ है। ऐसे और भी बहुत सारे पेशेंट्स के जब आप रिपोर्ट देखते हैं कि इनकी पहले की रिपोर्ट, बाद की रिपोर्ट, पहले की रिपोर्ट, बाद की रिपोर्ट, तो इसमें वो चेंजेस आपको मिलेंगे जो मेडिकल साइंस से वो पेशेंट उम्मीद कर रहा था। तो ना केवल होम्योपैथी से हमने उनको फायदा दिया बल्कि देखा जाए तो ओवरऑल मेडिकल साइंस से वो फायदा मिलना चाहिए। जो हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी दुनिया को हम एक परिवार माने और प्रयास करें मिलकर। तो सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, हमें अब वहाँ पे प्रयास करना है। और प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए और ये होम्योपैथी से हमने किया तो कहीं ना कहीं आज उसका जीवन बचा है। और ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स के अपडेट आप मेरे चैनल पे देखोगे। तो मेरे हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज है कि डॉक्टर और पेशेंट मिलकर अगर बेस्ट प्रयास करें तो निश्चित रूप से होपलेस नहीं हुए, आप होपफुल बनिए। और जब वो 2 महीने के लिए जब बता गया और आज भी 7 साल बाद अब आराम से अपना जीवन यापन कर रही है तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद मिलती है कि ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट का जब जो डेटा तैयार हुआ है वो लोगों के लिए प्रेरणा भी है और हमारे लिए भी एक कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाकर कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा दे पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जब हम मेडिकल साइंस पे जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि अगर हम ऑपरेट कराते हैं कई लोगों के इंश्योरेंस होते हैं, बाकी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होता है कि कभी उन्हें ये बीमारी होगी और वो पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो होम्योपैथी भी क्या हमें उतना ही एक्सपेंसिव पड़ता है या इनमें कोई डिफरेंस हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मैं आपकी दोनों बात का आंसर दूंगा। चूँकि जो दूसरे सिस्टम होते हैं उनका एक फिक्स अपना बनाया हुआ एक सिस्टम है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। होम्योपैथी में दवाइयाँ इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इवन आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम होम्योपैथी में जब हम लोग जब केस टेकिंग लेते हैं तो जो मेन केस है, समझ लीजिए किसी पेशेंट को 3 या 4 प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम वो 3 या 4 प्रकार के प्रॉब्लम को मिलाकर एक कॉमन किट में भी उस ट्रीटमेंट को कवर कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आपको 3 या 4 प्रकार के डॉक्टर्स की जो विजिट करने की टेंडेंसी है वो हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम लेवल पे उसको मैनेज करें और एक ही डॉक्टर के आपका चारों ट्रीटमेंट का पॉसिबिलिटी हम देने की कोशिश करते हैं। और उसका फ़ायदा ये भी मिलता है कि आपको ज़्यादातर केमिकल जो साइड इफेक्ट होने के जो चांस होते हैं, क्योंकि इतने सारे दवाइयाँ जब कोई पेशेंट खाता है अलग अलग सिस्टम से तो भी मन में एक डर रहता है कि कोई भी दवाई जाएगी तो केमिकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इतनी दवाइयाँ भी खाना है। तो कई बार कहते हैं ना एक बीमारी के खाने के लिए जब दवाई खाता है तो कोई पेशेंट बोलता है साइड इफेक्ट हो गया, मुझे दूसरी बीमारी हो गई। तो जो मन में डर रहता है इसका भी आंसर होम्योपैथी है, क्योंकि होम्योपैथी में आप सब कुछ मिलाकर एक जगह कवर भी कर रहे हैं और केमिकल दवाई नहीं है, आपको हर्बल दवाइयाँ हैं, नेचुरल दवाइयाँ हैं, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का ट्रीटमेंट है और इजी वे में आप उन चारों बीमारी को कवर करके अपनी काफ़ी सारी कॉस्ट बचा पाते हैं। कैंसर के बारे में बात करेंगे तो कैंसर में काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट जो हमारे पास पेशेंट आते हैं चूँकि वो करा के आते हैं और होम्योपैथी में जब वो आते हैं तो कई बार उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर भी हो चुकी होती है, क्योंकि फाइनेंशियली पेशेंट अपना अनुभव बताते हैं कि सर हमारे इतने पैसे लग चुके हैं और सबने मना
मना कर दिया है, हाँ। पर जब तक उनका बहुत कुछ खो चुका होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि हम होम्योपैथी से उन्हें एक नई उम्मीद भी दे रहे हैं, कम पैसों में भी हम उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है जीवन के लिए उनका जो फिर से जो नज़रिया है उसको वापस चेंज करके इसी दुनिया में उन्हें फिर से खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जी। वहीं मेडिकल साइंस तो सबके लिए बहुत क्लियर टर्म है, लेकिन अगर आयुर्वेद और होम्योपैथी की बात करें तो लोग कई बार इसके बीच में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि डिफरेंस है क्या और असल में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। तो मैं चाहूँगी कि आप आयुर्वेद और होम्योपैथी की टर्म को हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ट्रेडिशनल सिस्टम है, और आयुर्वेद के बारे में जिस तरीके से चूँकि हमारे जो वेदों में लिखा गया है और 5000 साल पुराना सिस्टम है, और इंडिया से ही इसका ओरिजिनेट है, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत से हुई, और ये भी हर्बल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। और इसमें जो चीज़ बनती जो बीमारी है उसके अगेंस्ट जो भी दवाइयाँ वो तैयार करते हैं, जस्ट लाइक एलोपैथी सिस्टम में केमिकल बेस्ड सिस्टम होता है जो अगेंस्ट ऑफ एक्शन काम करता है। आयुर्वेद में जो भी बीमारी होती है उसके लिए अगेंस्ट नेचर वाली जो क्रूड हर्बल दवाइयाँ होती है वो यूज़ में होती है। तो चूँकि होम्योपैथी का ओरिजिन अगर हम बात करें तो बहुत कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो होम्योपैथी का ओरिजिन है कहीं ना कहीं आयुर्वेद को देखते हुए, चूँकि 250 साल पहले जब डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने जब इसकी संरचना जर्मनी से की थी, तो ऐसा पास्ट में हमें भी बताया गया है कि ऐसा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद का जो विज्ञान है और होम्योपैथी का विज्ञान है काफ़ी हद तक एक दूसरे को रिलेट करता है। तो होम्योपैथी भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है। उसका मेन रीज़न क्या है कि दोनों नेचुरल सिस्टम है, और होम्योपैथी में एक अंतर जो आता है वो ये है कि होम्योपैथी में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सामान को सामान से ख़त्म करने की जो विधि है, समझ लीजिए ये कंसेप्ट है जो कि होम्योपैथी में सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटर, यानी सामान को सामान से ख़त्म करना। समझ लीजिए एक वैक्सीन होता है, जब हम कोविड में या किसी प्रकार की बीमारी के लिए वैक्सीन की बात करें तो वो भी एक तरीके से उसी कंसेप्ट में काम करता है जो हम एलोपैथी सिस्टम में या किसी भी सिस्टम से वैक्सीन की भाषा समझते हैं कि छोटा सा मॉलिक्यूल जो कि हम उस प्रोटीन से जो या फिर उस तरीके से मॉलिक्यूल या फिर उस वायरस का एक थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल है उसको हम वैक्सीन के रूप में, एंटीजन के रूप में जब इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये वैक्सीन का कंसेप्ट है। सेम उसी तरीके से होम्योपैथी का कंसेप्ट है कि जिस बीमारी के बारे में जो सिम्टम्स आते हैं उससे रिलेटेड सिम्टम्स के लिए जो छोटा सा डायनेमिक पावर होता है, जो कि होम्योपैथी में आपने सुना होगा कि जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाँ। क्योंकि ये पोटेंटाइज मेडिसिन है, डायनेमिक पावर है, और इसलिए होम्योपैथी में एक बात ये भी कई जगह कहा जाता है कि जब इसमें पावर रहता है और मात्रा नहीं होती तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लेसिबो है। तो इस कारण से बहुत सारे कंट्रीज़ में होम्योपैथी को काफ़ी अपोज का सामना भी करना पड़ा कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और मात्रा चूँकि कम होने के कारण। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैसेज है कि चूँकि होम्योपैथी की दवाइयाँ अल्ट्रा मॉलिक्यूल जो रिफाइंड एक तरीके से कह सकते हैं ना कि नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में काम करती है, डायनेमिक पावर है, तो जो पोटेंटाइज मेडिसिन होती है वो कम पावर में भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करती है क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो होम्योपैथी बहुत नेचुरल तरीके से आपके बॉडी रिस्पॉन्स को, अंदर से इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को सही करता है, और जितनी मात्रा और पोटेंटाइज मोड में वो जब हम पेशेंट को देते हैं तो निश्चित रूप से उसका मुख्य उद्देश्य दवा से बीमारी को दबाना नहीं है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपकी इम्यूनिटी को सही करना है। अगर हम उतनी दवा का मात्रा देकर आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म सही करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो चूंकि आपकी इम्यूनिटी खुद की बढ़ती है तो निश्चित रूप से वो खुद ही बीमारी पर फाइट करने के लिए तैयार हो पाती है। इसलिए होम्योपैथी की दवाइयाँ आगे जाकर बंद भी हो पाती है। अगर आप दबाने की बात करेंगे तो कभी जीवन भर दबाते आप मतलब थक जाएंगे, पर बीमारियां वैसी रहेगी, और जब तक बीमारी के लिए दवा लेता है आदमी उसको मेंटेन करता है, जैसे ही छोड़ता है फिर से बीमारी आने लग जाती है। ऐसा कई बार लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम में हम देखते भी हैं। पर होम्योपैथी की दवाइयाँ इसीलिए बंद हो पाती है कि जब वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के, जब वो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स को सही करके बीमारी खत्म करती है तो निश्चित रूप से एक लेवल ऐसा आता है कि आपकी इम्यूनिटी इतना सेट हो चुकी होती है कि आप फिर दवाइयाँ भी बंद कर पाते हैं। तो इसलिए होम्योपैथी का ट्रीटमेंट एक क्योर की भाषा में काफ़ी अच्छे प्रभाव देता है, और जो क्रॉनिक केस है उसमें काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि होम्योपैथी इसलिए पसंद किया जाता है कि क्रॉनिक केसेस में अच्छा ट्रीटमेंट और पूरा जड़ से खत्म करने की कोशिश होती है। इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में डाला, तो अब बड़े लेवल के केसेस में भी ये फास्ट ट्रीटमेंट आ चुका है। और कहीं ना कहीं ये जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि कैंसर फेलियर, किडनी फेलियर, जो स्टेज 5 के पेशेंट्स हैं, अब इसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे 21 क्रिटिन तक के पेशेंट हमने होम्योपैथी से कवर किए हैं और उनका डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बचाया, जो नेचुरल तरीका है। कोमा का कोई पेशेंट हो, वेंटिलेटर पे हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एलोपैथी सिस्टम से हम उनको दवाई दे रहे हैं, पर कई बार सब कुछ देने के बावजूद भी नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिस्टम पे हमने होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में पावर पोटेंटाइज मेडिसिन को मदर टिंचर
प्रेशर के साथ नाक की नली, जो आरटी फीडिंग कहते हैं, जो आप देखते हैं वेंटिलेटर पे पेशेंट जब रहते हैं हॉस्पिटल में, कई बार नाक की नली लगाई जाती है, उसको आरटी फीडिंग कहा जाता है। उस माध्यम से हम दवा देते हैं और कोशिश करते हैं कि नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अंदर से ताकत दें, और उस ताकत के कारण पेशेंट कई बार कोमा और वेंटिलेटर से बाहर आ चुके हैं। तो उसके लिए एक तरीके से दूसरा जीवन है कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर लाना, और ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग केस होता है। और ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट आप मेरे चैनल के माध्यम से जब देखेंगे जिनको दूसरा जीवन, कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस की एक जीत होती है जो प्राप्त हुई। सर्जिकल कैटेगरी में हम बात करें, कई ऐसे पेशेंट्स हैं, देखिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट जरूर बताऊंगा। सर्जिकल कैटेगरी में क्या होता है कि जहाँ दवा खत्म हो जाती है वहाँ सर्जरी होती है, ऐसा बताया जाता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम दवाइयों के माध्यम से ही सर्जरी बचाएं। और अगर कोई सर्जिकल केस है, समझ लीजिए ब्रेन ट्यूमर है, बच्चेदानी में गठान है, छाती में गठान है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, एवीएन है, साइनस है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, ऐसे कई लेवल पे टॉन्सिलाइटिस है, ऐसे कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी करने के लिए लोगों की मजबूरी बनती है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम होम्योपैथी में दवाइयों के माध्यम से उन सर्जिकल केसेस पे बात करें और काम करें। ये मेरे इस तरीके से काफ़ी सारे पेशेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं जिन्होंने उनकी पहले और बाद की रिपोर्ट देखेंगे, जो विदाउट सर्जरी केवल होम्योपैथी की दवाइयों से हमने कवर किया। तो कहने का मतलब ये है कि असंभव कुछ भी नहीं है, आपको प्रयास वो करना पड़ेगा कि होम्योपैथी को किस तरीके से पेनिट्रेशन कैपेसिटी को यूज करके एग्रेसिव ट्रीटमेंट पे मोड में लाना चाहिए, और ये करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस लाना बहुत जरूरी था। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम हमने आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दिया है, ताकि नए समय में आज के हिसाब से होम्योपैथी का सुपर स्पेशलाइजेशन हो, स्पेशलाइजेशन के साथ मॉडर्नाइजेशन हो, और इस कंसेप्ट से सुपर स्पेशलिटी केसेस, जो बड़े लेवल के फेलियर केसेस है, उसको भी हम डील कर सकें, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी उपयोग में ला सकें, और इसी कारण 3000 से ज़्यादा पेशेंट आज खड़े हो पा रहे हैं। जी। अभी आपने दवाइयों पे डिपेंडेंसी की बात की, तो मोस्टली हम देखते हैं कि अगर हम हर किसी तीसरे या चौथे घर में भी देखेंगे तो हमें दवाइयों की डिपेंडेंसी मोस्टली दिखती है, जो कि शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से होती ही है। मतलब अगर कोई दूसरी मेडिसिन नहीं भी ले रहा है तो वो एक मेडिसिन ब्लड प्रेशर की ले ही रहा होता है। तो क्या हम इस तरह की डिपेंडेंसी भी खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम जो होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा कहा जाता है कि ये जीवन के साथ चलती है। और चूँकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम इसलिए कर सकती है। समझ लीजिए शुरुआती लेवल पे आप थायराइड या ब्लड प्रेशर के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हमारा कहना रहता है कि इन सब चीज़ों को आप ड्रग डिपेंडेंसी करने के बजाय अपना रिस्पॉन्स बढ़ाइए। जो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है उसको आप रिकवर करिए, और जितनी जल्दी पेशेंट आते हैं उसका फ़ायदा ये मिलता है कि हम उनकी मेटाबॉलिज्म और रिकवरी को फास्ट कर पाते हैं। तो मेरे चैनल पर आप जब जाएंगे तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के अपडेट हैं। जब आप लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में जाते हैं तो आप देखेंगे कि लोगों ने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ 20-20 साल बाद भी बंद की है। तो 20 साल तक तो वो ले चुके थे, इसलिए उन्हें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन कराते हैं, उनका रिस्पांस बढ़ाते जाते हैं, और जैसे जैसे रिस्पांस सेट होता जाता है उनकी दवाइयाँ कम होती है और फिर बंद हो पाती है। अगर किसी कारण से हम कहते हैं कि अगर आप पहले आ जाएं तो हमारा कोशिश ये रहता है कि शुरुआती लेवल पे ही हम आपको इस चीज़ को जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। तो ये जब आप इस तरीके से देखते हैं कि डिसलिपिडीमिया के लिए, मतलब कोलेस्ट्रॉल के लिए जो ज़िंदगी भर दवा खाने की प्रतिकूलता है, आप शुरुआती लेवल पे लीजिए और मेटाबॉलिज्म फास्ट कीजिए। इसी तरीके से आप डायबिटीज़ के लिए शुरुआती लेवल पे अगर आप आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा समय होता है, जब हम कह सकते हैं कि दवा की डिपेंडेंसी को बचाने के लिए हम होम्योपैथी को फास्ट ट्रीटमेंट के रूप में मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए दे सकें, और उसका फायदा आपकी रिपोर्ट्स में दिखता है। जो HbA1c किसी का 11 है, 14 है, 13 है, 8 है, 11 है, तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट के मेरे चैनल पे अपडेट देखेंगे जिनके इन्होंने शुरुआती लेवल पे अच्छे कंट्रोल प्राप्त किए। किसी कारण से अब अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमें भी क्योर, और दूसरी भाषा हम कह सकते हैं ऑप्टिमम टू क्योर। अगर हम जितना भी समय ले रहे हैं तो पेशेंट्स के लिए बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिवेट करने के लिए लेते हैं और बैकअप देना चालू करते हैं, ताकि आपकी आगे की दवाइयों की डिपेंडेंसी कम हो सके, और जितना हो सके हम एग्जिस्टिंग दवाइयों को कम कर सकें। तो अगर हम पूरा दवा बंद करा पाते हैं तो उसको हम क्योर कह सकते हैं, और अगर पूरी दवा नहीं भी बंद करा पाए और हमने आपकी 4 में से केवल 1 दवाइयों पर ला के अगर मैनेज करवा लिया तो उस पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स कह सकते हैं कि इतना ही सेट हो चुका है कि ऑप्टिमम टू क्योर की भाषा में हम उसे मान सकते हैं कि अब ये कम से कम दवाइयों में रह सकता है। तो टाइप 1 के जो इंसुलिन वाले पेशेंट होते हैं उनकी हम दवाइयाँ, इंसुलिन तो नहीं बंद करा पाते, लेकिन क्योंकि इंसुलिन बनता नहीं है, लेकिन हम उनको बहुत ऑप्टिमम लेवल तक ला देते हैं ताकि कम से कम इंसुलिन में उनकी रिसेप्टर की क्वालिटी इतनी मेंटेन हो जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन मेंटेन कर सके और कम से कम इंसुलिन में मेंटेन कर भी रह पा रहे हैं। और इसी तरीके से माइग्रेन, मिर्गी जो पेशेंट्स होते हैं, ये भी जीवन भर कहते हैं कि
दवा पे डिपेंडेंट होते हैं और ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो हमारा कहना है कि होम्योपैथी से काफ़ी अच्छा फास्ट ट्रीटमेंट भी है, ईजी है। आप नर्वस सिस्टम को मेंटेन कीजिए और अपना बैकअप लेके आप इन दवाइयों को स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन करिए। और कहीं ना कहीं एक लेवल ऐसा आता है जब ये मेरे इतने सारे प्रमाण बताए हुए हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को कॉन्फिडेंस देता है कि आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड के लिए आपको जीवन भर दवा खाने से अच्छा है कि आप शुरुआती लेवल पे ही आप ठीक कर लें, और अगर आगे बढ़ गए तो आप बैकअप लेके स्टेप बाय स्टेप कम करके आप अपनी दवाइयों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीवन जीना है, मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि जीवन जीना है, काटना नहीं है। और दवा के टेंडेंसी तभी होना चाहिए जब हमें ज़रूरत हो। हमें दवा ज़िंदगी भर सिर्फ दवाइयों के भरोसे भी नहीं रहना है। अल्टीमेटली एक ऐसा समय भी आना चाहिए जब आप ये कोशिश करें कि आप दवा से कैसे फ्री हो सकें, फिर चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो इसलिए होम्योपैथी यहाँ पर नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये दवाइयाँ बंद भी हो पाती है। और मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ कि जब पेशेंट खुश होता है और दवाइयाँ बंद हो जाती है तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो मेरे प्रति तो बढ़ता ही है, होम्योपैथी के बारे में भी बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात है वो मेडिकल साइंस को बहुत दुआएं देता है कि मतलब किसी भी कारण से हमारी दवाइयाँ बंद हो गई और अब हम लाइफ टाइम कम से कम बिना दवाइयों के रहने के लिए जो सोच रहे थे वो हम कर पाए। तो ये एक बड़ा विकल्प है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत जनरल प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जब कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जिकल लास्ट स्टेज देखता हूँ तो वो मतलब 100 में से 10 पेशेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये जो आपने बताया ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये 100 में से 70 पेशेंट की प्रॉब्लम है। तो 70 लोगों को भी अगर हमने दवा की डिपेंडेंसी से कम करा लिया या बचा लिया तो मेरे ख्याल से उनके लिए इस जीवन में जितना बेस्ट करने का जो उन्होंने सोचा है सामाजिक रूप से अपने खुद के एक्टिविटी से, तो मेंटल कॉन्फिडेंस मिलना बहुत जरूरी है। और वो कॉन्फिडेंस होम्योपैथी बहुत अच्छा देती है और उसका फायदा उन्हें फिजिकल लेवल पे जब ठीक होते हैं, मेंटली कॉन्फिडेंट होता है तो पेशेंट कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी और अच्छा काम कर पाते हैं। और इसी को फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को हम कहते हैं हेल्थ। अगर हम बात करें ब्रिक्स कंट्रीज मेडिकल फोरम की, तो असल में पहले तो ये टर्म क्या है? ब्रिक्स कंट्रीज मतलब ब्रिक्स एक एसोसिएशन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मेन कंट्रीज़ हैं। और बाकी ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जो ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में, अभी 11 कंट्री और भी हैं जो साथ में इजिप्ट, ईरान, यूएई और ऐसे अन्य कई कंट्रीज़ हैं जिन पे जो जुड़े हुए हैं। एक एसोसिएशन बनाया गया है और मुझे बड़ा गर्व के साथ बताने में खुशी होती है कि मैं इंदौर से जब प्रैक्टिस करना चालू किया था तो मेरे को, चूँकि मेरा विज़न बड़ा क्लियर है कि मेरे को एक ही जन्म मिला है, तो मैं अपने टाइम की बड़ी वैल्यू करता हूँ। और मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं होम्योपैथी में जो जर्मनी से आई है हम उसमें सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर पूरी, जब इंडिया से हम बाहर भेजेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो 21 साल के बाद अगर हमने 3900 पेज का ये डॉक्यूमेंटेशन जब दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म में भेजा है तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म में जब हम भेजते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि होम्योपैथी से भी ऐसा कोई विज्ञान या ऐसा डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस हुआ है जो इस तरीके से डेटा दे सकता है। तो निश्चित रूप से जिन जिन कंट्रीज़ में होम्योपैथी को बैन किया गया वहाँ पे भी ये डेटा जा रहा है, तो एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा कि होम्योपैथी में पहले वो कहते थे साइंटिफिक नहीं है तो हम साइंटिफिक डेटा दे रहे हैं, उनको जितनी रिपोर्ट चाहिए हम उतनी रिपोर्ट दे रहे हैं, और एक चाहिए तो हम 3900 पेज का डेटा दे रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे हमें काम करता है। अब ब्रिक्स में क्या इसका फायदा मिलता है कि जब ये डेटा ब्रिक्स के माध्यम से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएगा तो ना केवल मेरा नाम तो जाएगा लेकिन इससे भारत का भी नाम पहुंचेगा। और मोदी जी का जो हमारा सपना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि विकसित भारत 2047 जी, ये हम सभी 140 करोड़ लोगों की जवाबदारी है। जी बिल्कुल, उन्होंने सपना दिया है, करना हम सबको है। तो मैं मेरी फील्ड से अगर होम्योपैथी से कुछ करना चाहूँगा तो कुछ ना कुछ मुझे नया लाना था, और वही कंसेप्ट आरोग्य सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का जो हमारा तरीका है कहीं ना कहीं ब्रिक्स के माध्यम से, चूँकि मुझे भूमिका दी गई है प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज़ में, और जो भी है कि होम्योपैथी को मैं जाऊँ और बताऊँ कि इस तरीके से होम्योपैथी क्रिटिकल लेवल के पेशेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हम बता सकते हैं। तो ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है, मैं अभी जो पिछले साल मैंने जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को विजिट किया, मैं अमेरिका गया, आदरणीय ट्रम्प साहब का जो कन्वोकेशन सेरेमनी था उसमें हमें डिनर प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया था। तो मैं, इट वाज द ऑनर कि मैं होम्योपैथ के रूप में एक डिनर सेरेमनी में इनवाइटेड था और उनकी लिस्ट में था। इसी तरीके से रशिया में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, ड्यूमा जो उनकी संसद है उनके माध्यम से, तो ब्रिक्स के लिए मुझे एम्बेसडर बनाया गया था। और इस तरीके से मैं चाइना जा चुका हूँ। इस तरीके से मैं जिन जिन कंट्रीज़ में जाता हूँ, अभी जापान, श्रीलंका, यूएई, लंदन में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लंदन पार्लियामेंट में, तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि होम्योपैथी का जो नया वर्जन है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जिसमें होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में लोगों को बताते हैं, तो इसका फ़ायदा उन कंट्रीज़ के डॉक्टर्स को भी मिले, उन कंट्रीज़ के मेडिकल काउंसिल को हम ये डेटा सबमिट कर रहे हैं
हैं, यूनिसेफ को डेटा सबमिट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ने मुझे बुलाया था तो यूनाइटेड मतलब संयुक्त राष्ट्र में हम ये डेटा सबमिट कर रहे हैं। तो बड़ी कोशिश है कि एक जन्म मिला है, जाने से पहले इस दुनिया में जितना होम्योपैथी से बेस्ट दे सकते हैं। प्रयास बहुत बड़ा है। लोकल क्लिनिक को मैंने ग्लोबल क्लिनिक बनाया है, तो इसके लिए पहले मुझे ग्लोबल होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी बात पूरी होती कि ब्रिक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ग्लोबल रीच के लिए ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं भारत से भी हमें फ़ायदा देगा और भारत का नाम बढ़ाने के लिए भी विकसित 2047 का जो सपना पूरा करना है उसमें मेरी ओर से भी हमारा जो भी प्रयास है कहीं ना कहीं एक योगदान दे पाएगा। सर, अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हमारी संस्कृति की बात करें, तो हम होम्योपैथी को सनातन धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है, तो और आयुर्वेद भी सनातन से जुड़ा हुआ है। और सब कुछ अगर सनातन के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से सनातन का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और कहीं ना कहीं जो हमारे व्यवहार में दिखता है। और सनातन धर्म से ज़्यादा कर्म है कि कहते हैं ना, मैं दुनिया में कोई भी धर्म का पालन करूं पर मेरे कर्मों से मैं अच्छा ना हूं तो इसका मतलब मैं सनातनी नहीं हूं। ठीक है। और अगर कहते हैं मैं अपने धर्म के लिए अगर आस्था रखता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे कर्मों में भी उसकी भूमिका दिखनी चाहिए। और होम्योपैथी इसलिए अच्छी है क्योंकि होम्योपैथी नेचुरल ट्रीटमेंट है और जब हम किसी की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको हेल्थ जब देते हैं तो निश्चित रूप से वो उसका पूरा जीवन है, उसके पूरे परिवार के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब्जेक्ट हमेशा कहते हैं ना, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य खोने के लिए अगर गया, स्वास्थ्य अगर खत्म होता है तो निश्चित रूप से आपने सब कुछ खो दिया है। आपके पास दुनिया की सब चीज़ें पर स्वास्थ्य नहीं है तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और जैसे कि सनातन अभी तक हम कह सकते हैं कि जो युगों युगों से चल रहा है और आगे तक चलेगा, तो स्वास्थ्य का जो लाभ है मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स के लिए हमेशा से एक जवाबदारी भी है। और उस जवाबदारी को चूँकि डॉक्टर्स बड़े अच्छे से डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परिवेश अलग हुआ, समय अलग हुआ, लोगों के तरीके अलग हो सकते हैं, पर उद्देश्य एक ही है कि हम किसी भी पेशेंट को ठीक करें। और जो भी उम्मीद है मेडिकल साइंस से वो उन्हें बेस्ट मिलना चाहिए, वो उनका हक है पेशेंट्स का, वो उन्हें मिलना चाहिए। तो मेरा भी ये आपके चैनल के माध्यम से मैसेज है कि जब आप हम पर ट्रस्ट देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रयास होता है। मैं ना कोई क्लेम कर रहा हूँ ना कोई मैं ब्लेम करता हूँ, लेकिन मैं प्रयास पूरा करता हूँ। और उसी प्रयास में ये 3800 पेशेंट का डेटा हमने जनरेट कर लिया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कोशिश है, अगर आप फिजिकली ठीक होंगे तो हमें भी विश्वास है कि आपका मेंटल कॉन्फिडेंस और सोशल कॉन्फिडेंस आएगा। और निश्चित रूप से जब ये मिलता है तो परिवार के रूप में भी आपको जो आपकी कई भूमिका रहती है, जिस इंसान को मैं ठीक करूँगा वो भी किसी न किसी चीज़ का डॉक्टर हो सकता है। हाँ। किसी फील्ड का वो अपना जानकार है तो उसका फ़ायदा उस फील्ड में भी उनको मिलता है। बिल्कुल। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अपनी नीति और नीयत क्लियर रखें, जो ईश्वर ने शिफा दिया इसका सबसे बेस्ट उपयोग करें और असंभव ना माने। इसलिए इस बुक का नाम भी मैंने असंभव से संभव का प्रयास दिया है। हाँ। असंभव कुछ होता नहीं है, असंभव हमारी सोच होती है कि अगर हमने सोच लिया कि नहीं हो सकता तो मतलब नहीं होगा, पर हम असंभव, आई एम पॉसिबल, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, तो उसी को हमें आई एम पॉसिबल करना है। तो पहले तो सोचना पड़ेगा। हाँ। सोचना होगा तो आप करेंगे और करेंगे तो निश्चित रूप से थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं हमें असंभव से संभव का जो प्रयास है, ये चूँकि गेट पॉजिटिव हुआ है इसलिए आज मैं इसमें बहुत भूमिका है सनातन विज्ञान की। जो मेरे संस्कार ऐसे थे कि मैं असंभव नहीं मानूंगा और जो भी इस जन्म में जाने से पहले मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि होम्योपैथी से वो विधि तैयार करके जाऊं जो लोगों को युगों युगों तक मतलब मेडिकल साइंस से उम्मीद थी कि इस तरीके के पेशेंट्स को भी हम होम्योपैथी से ठीक कर पाएँ और नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना परहेज के और फास्ट ट्रीटमेंट दे पाएँ। तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा सिर्फ मेज तक ना रह जाए, इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से या ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से या मेरे खुद के यूट्यूब के चैनल या वेबसाइट के माध्यम से 19 देशों में हम लोग आज सेवाएं दे रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम इस विधा का जो प्रचार प्रसार जो बढ़ा रहे हैं, इससे पूरी दुनिया को और ज़्यादा फायदा मिले। जो हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, वो हम पूरी कर पाएँ। और सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये हमारी मन की जो भाव है उसको पूरा करने के लिए मुझे एक ही जन्म मिला है और मैं इस जन्म का पूरा उपयोग करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये भावना मेरी लोगों को फायदा कर रही है। कहते हैं ना कि किसी का भला करेंगे तो हमारा भला खुद हो जाएगा, तो बस ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में रहती है। तो कहीं ना कहीं सनातन मुझे ताकत देता है और उसकी जो भी प्रेरणा है मैं अपने पेशेंट्स को कहीं ना कहीं अपने हाथ से या अपने प्रयास से देने की कोशिश करता हूँ ताकि उनका जीवन और अच्छा चल सके। आपने एक जीवन की बात की, तो जीवन तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम आने वाले 10 से 15 साल की बात करें तो आप होम्योपैथी को, और ये जो नाम है आज कहीं ना कहीं आप इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये जो नाम है इसको आप कहाँ देखते हैं कि किस
किस तरह से आप इसे देखते हैं कि आने वाले सालों में किस तरह से चीज़ें बदलने वाली हैं? बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। आज के डेट में हम एआई के ज़माने में रह रहे हैं, तो हमें हर चीज़ इंस्टेंट मिल रही है। अभी गूगल जीपीटी, चैट जीपीटी, एआई, हम कह सकते हैं कि हमारे पेशेंट भी उतने ज़्यादा अवेयर हैं कि अगर कोई बीमारी होती है तो पहले ही उनके पास पूरा डेटा आ जाता है कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोग्नोसिस है, क्या डायग्नोसिस है। पर ठीक है, चूंकि एआई और ये सभी विज्ञान को बनाने वाला इंसान ही है, तो फाइनल सिलेक्शन हमेशा डॉक्टर्स का होता है और पेशेंट का नॉलेज जब बढ़ता है तो उसका फ़ायदा हमें भी फ़ायदा मिलता है कि हम उन बीमारियों के बारे में जो समझाने की स्थिति है वो हम बहुत जल्दी भी समझा पाते हैं। अब चूंकि होम्योपैथी को जिस लेवल पे मैं देखना चाहता हूँ, मेरा जो प्रयास है वो आज का प्रयास नहीं, 21 साल का प्रयास है, तो इसका कॉन्फिडेंस मुझे ये मिलता है कि अब चूंकि होम्योपैथी को हमने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में दे दिया है, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में जब देंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं 21 साल पहले जब प्रैक्टिस करने के लिए आया था तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते थे जब मैं स्टूडेंट था कि होम्योपैथी में कैंसर क्यों नहीं हम ठीक कर रहे हैं, हम किडनी फेलियर के लास्ट स्टेज को क्यों नहीं ट्रांसप्लांट बचा सकते, हम क्यों डायलिसिस बंद नहीं करा रहे हैं, हम क्यों सर्जरी के बिना बड़ी बड़ी गठानों को क्यों नहीं घोल सकते, हम क्यों जीवन भर दवाई चलने वाले की प्रतिकूलता वाले पेशेंट्स को मदद करें। और इस तरीके से ऑटोइम्यून बीमारियां, जो कि एक तरीके से मेडिकल साइंस के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। आज फाइब्रोमाइल्जिया ले लीजिए, एनए फैक्टर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं हो सकता, आरए फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं हो सकता, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं हो सकता। और ये ऑटोइम्यून बीमारी जितनी है वो आपकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट चले जाती है। तो क्यों ना हम इन ऑटोइम्यून बीमारी को ठीक करें। तो ये जो क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे, ये वो क्वेश्चन थे जो मेरे मन में आते थे। तो निश्चित रूप से मैं अपने सीनियर्स को बड़े परेशान करता था, मेरे टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था, और उनका भी एक ही चीज़ आंसर आता था कि अभी तो ऐसा लिखा है, इसमें प्रयास चल रहा है। और मेडिकल साइंस हमेशा एक इनोवेशन फेस में रहता है, तो दुनिया में जितना भी इनोवेशन हुआ है कहीं ना कहीं उस फील्ड के जो नए नए लोग हैं कुछ ना कुछ अपना नया लाते हैं कंसेप्ट। इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन में आपको बताया था, ये एक संस्कार है जो मुझे मिला है, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा और इसका फ़ायदा मुझे नेक्स्ट जनरेशन तक देना है, ताकि मेरे को देखने वाले या मुझे फॉलो करने वाले ऐसे और 1000 अर्पित चोपड़ा जैन अभी प्रोड्यूस होंगे जो इस फील्ड को और ज़्यादा मुझसे भी अच्छा काम करेंगे। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बैकअप डाटा चाहिए जो उन्हें कॉन्फिडेंस दे। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा देखना चाहूँगा कि ये जो मेरा किया हुआ काम है पूरी दुनिया को फ़ायदा करे, और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होम्योपैथी तो जो स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स को तो मिलेगा ही, पर जिस फ़ायदे को हम देख रहे हैं वो ग्लोबल फ़ायदा है। ये पूरी दुनिया को एक अच्छी हेल्थ के लिए एक अच्छा सिस्टम का सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट पता चले और उसके माध्यम से वो अपने परिवार जो पालन पोषण अच्छे से कर सके, और एक मेडिकल साइंस की एक उम्मीद में रहे कि सभी सिस्टम जैसा अपना बेस्ट करते हैं, होम्योपैथी से भी इस तरीके का एक बेस्ट विज्ञान हमारे लिए तैयार है। और निश्चित रूप से ये जो फ़ायदा उनका कॉन्फिडेंस भी होता है और उनके परिवार को और दुनिया को एक प्रेरणा भी मिलती है कि होम्योपैथी के भारत से ये नाम काम हो रहा है, और न केवल मेरा नाम बढ़े बल्कि मैं चाहूँगा कि इसका फ़ायदा पूरा देश को मिले और पूरी दुनिया को भी मिले। जी, हम जिस जगह पे बैठे हैं, एक धार्मिक चैनल होने के साथ कई ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं। कई बार मैं भी कई ऐसी जगहों पे जाती हूँ जहाँ मैं कुछ ऐसा देखती हूँ जो आम तौर पे जो हो रहा है उससे कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें आस्था की और अंधविश्वास की जी, और जिस वजह से आज कुछ लोग हैं कि वो ना तो होम्योपैथी की तरफ जा पा रहे हैं, ना ही आयुर्वेदिक, मतलब मेडिकल साइंस की किसी भी टर्म को वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो किसी एक अलग जोनर में चले जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि किस हद तक मतलब भगवान सब है, भगवान एक ही है, कोई सुपर पावर है, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन उस बारे में सोच के कहीं ना कहीं खुद को पूरी तरह से ऐसी जगह पे छोड़ देना कि हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे और इससे हम इलाज नहीं कराएंगे, तो आस्था और अंधविश्वास के इस डिफरेंस को आप किस तरह से? जी बिल्कुल, देखिए मेडिकल साइंस हमेशा साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे चलता है, और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ये मानता है कि डेटा डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मैं आपके चैनल पे बोलूँ कि मैं कैंसर हमारे पेशेंट बहुत सारे ठीक हो रहे हैं या अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं, तो मुझ पर भी बताने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए ताकि वो मान सके। तो वो आस्था, मेरे जो ट्रीटमेंट है वो मुझे अपने ट्रीटमेंट पे आस्था है, पेशेंट का मुझ पे आस्था है, मतलब एक ट्रस्ट है, और उसे पूरा करने के लिए मेहनत है, और उस पूरा की हुई मेहनत का कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो कि साइंटिफिक कहते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। अंधविश्वास वो होता है कि पेशेंट, जैसा कुछ कंट्रीज पे होम्योपैथी को जब बैंड किया गया तो उन्होंने एक रीज़न दिया था
कि होम्योपैथी में साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम अभी नहीं दिख रहा है, कोई डेटा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि ये दवाइयाँ प्लेसिबो है और ये इसलिए पेशेंट ठीक होते हैं कि चूंकि पेशेंट को लगता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि डॉक्टर दवा दे रहा है और मैं इसलिए ठीक हो जाऊंगा क्योंकि डॉक्टर दवा दे रहा है और इसका कोई पेशेंट ठीक हुआ है तो वो मेरे लिए एक आधार है। लेकिन साइकोलॉजिकल है वो एक तरीके से अंधविश्वास हो सकता है जो किसी सिर्फ विश्वास पे ही ठीक हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई डाटा नहीं है और ना ही उसका खुद का ठीक होने का प्रमाण है। तो अंधविश्वास का मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए विश्वास का एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सही हो ये जरूरी नहीं है ना। तो आपको आस्था के साथ हमेशा जाना चाहिए और दुनिया में जब इतने डॉक्टर्स आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं तो अंधविश्वास की क्या ज़रूरत है। सभी सिस्टम रिसर्च पे हैं, सभी सिस्टम अपनी इनोवेशंस में, आज एलोपैथी सिस्टम में इतना रिसर्च हो रहा है वो बता रहे हैं, होम्योपैथी में मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कई नई चीज़ें बता रहा है। तो निश्चित रूप से जब डॉक्टर्स आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो और सब चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन और साइंटिफिक डेटा आ रहा है, आयुर्वेद में डेटा आने लग गया, तो इस तरीके से यूनानी में डेटा आ रहा है, तो लगभग जब इतने अच्छे सिस्टम हैं जो खुद वो बता रहे हैं तो एआई के ज़माने में हमें जानने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा जी। तो अंधविश्वास के बजाय क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स आते हैं इनकी जान की रिस्क रहती है और हम भी कोशिश करते हैं कि मेरे नाम से भी कोई फ्रॉड ना हो जी। ये इसलिए भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि चूंकि पेशेंट बड़े क्रिटिकल स्टेज में भी होते हैं और मेरी खुद की अवेलेबिलिटी भी मैं सुनिश्चित करता हूँ, मेरे आज के डेट में कोई दूसरा सेंटर नहीं है जी। अगर मैं 10 जगह जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरे को भी 10 जगह जाना पड़ेगा और आज के डेट में हमने इसको बहुत इजी कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ लिया है हाँ। तो मुझे जाना नहीं पड़ता, ना पेशेंट को मेरे तक आने की भी कई बार ज़रूरत है, वो अपने रिपोर्ट्स हमें भेज दे, व्हाट्सअप या मेल के माध्यम से भेज दें, हम उसको वेरीफाई करेंगे, उनसे केस टेकिंग लेंगे। मेरी जो डॉक्टर्स की टीम है 6 डॉक्टर्स की टीम है वो केस टेकिंग लेगी और फिर जब फाइनल उसका केस रिपोर्ट बन जाएगा वो मैं बात करके उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करके हम घर बैठे उनके यहाँ से कुरियर के माध्यम से दवा भेजते हैं और 19 देशों को हम मैनेज कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से। तो ये एक आस्था है, अंधविश्वास नहीं है, आस्था है कि उन्हें हम पे ट्रस्ट है और हमने अपने उस ट्रस्ट को अपने जो सिस्टम पे आस्था रखते हुए अपना बेस्ट देके ट्रीटमेंट उनके घर तक भेजा हाँ। तो और उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रयास है और वैलिड प्रयास है। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन सिस्टम में लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। मैं कहता हूं कि आप पहले मुझे देखें, फिर मेरे उन पेशेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन देखिए और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं से, कई बार ऐसा होता है पेशेंट बोलते हैं कि सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया, मतलब हमने आपके नाम से कोई ऐसा मिलता जुलता नाम था वो देख लिया और फ्रॉड हो गया, ये हो गया, ऐसे पेशेंट बताते हैं। तो मैं कहता हूँ कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेरा कोई दुनिया में 10 सेंटर नहीं है, मैं एक ही जगह बैठा हूँ इंदौर में और यहीं से हमारी ग्लोबल क्लिनिक है। तो निश्चित रूप से आप आइए, आस्था के साथ हमसे मिलिए, अंधविश्वास के साथ ट्रस्ट करने के बजाय आप आस्था से मिलिए और उसका फायदा कहीं ना कहीं जब वो फिजिकली आता है तो उसका फायदा उसको मिलता भी है कि कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ सर यही है और ट्रीटमेंट भी सामने सामने हो पाता है। और किसी कारण से वो नहीं भी आ पाता तो हम बोलते हैं कि आपके आसपास के कोई लोग हैं तो उनको हमसे मिलवा लीजिए हाँ। ताकि आपका ट्रस्ट बने और सोशल मीडिया का ज़माना है, सब तरीके से आप पता कर सकते हैं। और मैं 21 साल से चूँकि सेवा दे रहा हूँ तो अब जैसा कि आपने बताया कि पूरी दुनिया में हम कोशिश कर रहे हैं, तो अब चूँकि नाम बड़ा हो गया है पर काम जो होता है कहीं ना कहीं काम करके ही नाम बड़ा हो सकता है। हमें नाम के लिए काम नहीं करना है, काम अच्छा करेंगे तो अपने आप नाम जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए मैं आस्था पे जाऊंगा और आस्था ही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर्स पे पूरा आस्था रखें, ट्रस्ट रखें, लेकिन निश्चित रूप से आप साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम वाले जो तथ्य हैं उसको बिल्कुल जानकर अपना ट्रीटमेंट लें ताकि आपकी जान के साथ जो भी ट्रीटमेंट वो है वो अच्छे से, जो डॉक्टर्स ट्रीटिंग डॉक्टर वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं अपना बेस्ट ट्रीटमेंट भी दे पाते हैं। जी वहीं लास्ट में मैं चाहूँगी कि आज का ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा फूड है, जो पूरी तरह से बिगड़ गया है और उस वजह से भी कई लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए और नॉर्मली लोगों की लाइफ में क्या चेंज है जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा नीडेड है? बिल्कुल, देखिए क्या कहते हैं कि जैसा कि हमारे पुराणों में भी बताया गया है और हमें घर में भी समझाया जाता है कि जैसा रहेगा अन्न वैसा होगा मन। स्वस्थ शरीर में हमारा स्वस्थ मन का निवास होता है। तो निश्चित रूप से हमारा खान पान बहुत ज़्यादा इसको मैनेज करता है। जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लाइफस्टाइल की देन है जी।
पीसीओडी लाइफस्टाइल की देन है। तो निश्चित रूप से माइग्रेन, कई बार लोग माइग्रेन में भी लाइफस्टाइल के कारण जो तकलीफ देखते हैं। तो इसका मतलब है आप अपना रूटीन अगर जब अच्छा रखेंगे तो बहुत सारे हार्मोन्स की जो एक्टिविटी आपके बॉडी में होती है वो बहुत सारी कंट्रोल रहती है। और खाना पीना जो होता है इसमें भी बहुत अच्छा रोल कर सकता है। चूँकि हम भारत से इस चीज़ को और अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो खान पान है और जो हमारे का जो थाली का सिस्टम है, एक कंप्लीट जो फूड का कल्चर है कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, दही, ये जो एक कंप्लीट फूड है जिसमें आप प्रोटीन भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, विटामिन्स भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सोर्स है। और अगर हम ऐसा स्वस्थ खाना जब खाते हैं और फ्रेश खाना खाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वाइटलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म सही रहता है। और सभी बीमारियों का जड़ क्या है? आपकी इम्यूनिटी कमजोर होना या मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होना। तो सही मायनों में खाना पीना का जो माध्यम है पेट से होके जो जाता है, एक तरीके से रोग जनिक जो कहते हैं ना कि कई बार अच्छा खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं, एक साइकोलॉजिकल भी है। और हमारे मन में अगर आ जाए कि ये खाना में कुछ प्रदूषित था या कुछ वहाँ पे मक्खी बैठ गई या फिर हम हो सकता है कि सुबह का शाम को हो रहे, तो हमारे दिमाग में जैसे डाउट आता है साइकोलॉजिकल कि क्या पता इससे मुझे कोई तकलीफ तो ना हो जाए। तो निश्चित रूप से ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी खाना खाएं, आपके जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आपको आस्था हो कि एक तरीके से कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, स्वस्थ खाना खा रहा हूँ और फ्रेश खाना खा रहा हूँ, उस पे जाइए। और इससे आपको नो डाउट आपको बहुत सारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को मेंटेन करने में मदद मिलेगी। बल्कि मैं कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, अगर हम खान पीना अच्छा रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को हम पहले ही बचा लेंगे। और बीमारी होने के बाद तो डॉक्टर्स आते ही हैं आपके पिक्चर में, लेकिन मेरा कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले स्वस्थ सोच होनी चाहिए। और हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना पीना, प्रॉपर रूटीन रखना है, स्वास्थ्य के लिए अपना डाइट रखना है, एक्सरसाइज करना है, टाइम से सोना है और सोशल मीडिया को जितना हो सके उतनी अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करना है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है मेंटल स्ट्रेस, है ना। क्योंकि 90% केसेस में हमने देखा है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कमज़ोर हुई या साइकोसोमेटिक यानी कोई स्ट्रेस होने के कारण। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो नहीं हो सकती। तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कीजिए। स्ट्रेस लेवल के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं आप। अपने घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका सलाह लीजिए। अपने देखिए पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो लोग दोस्त मिलते थे, आपस में बात करते थे, खाना भी साथ में खाते थे घर में। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्चुअली से कम्युनिकेशन होने का माध्यम है। आज के डेट में हमारे पास सोशल मीडिया में 1000 लोग हो सकते हैं, पर हो सकता है हम बात किसी से ना करें। तो मन की बात कई बार इतनी अच्छे से नहीं एक्सप्रेस हो पाती और इतने लोगों से बताया भी नहीं जा सकता। तो ज़्यादा बेटर है कि आप कम दोस्त बनाएं, अच्छे बनाएं, अपने मन की हेल्थी चीज़ों को डिस्कस कर सकें और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। और सोशल मीडिया का जितना हो सके ज़रूरत के अनुसार उपयोग करें ताकि वो एडिक्शन में ना बदले। हमें किसी चीज़ का नीड है, हम उसका एडिक्शन लेकर अपने आप को बीमार ना करें। तो निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को अवॉइड करें और अच्छा खान पान करें, अच्छी रूटीन रखें ताकि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के बाद भी अगर कोई इन सब होने की डिसीजन होने के बाद या आपकी किसी चीज़ की कमी के कारण आपके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम के बाद कोई बीमारी आती है तो निश्चित रूप से डॉक्टर्स की मदद लीजिए। डॉक्टर्स इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ आए। मुझे लगता है कि आपसे बात करने के बाद जब लोगों तक ये बात पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा जो जिस असमंजस में है उससे खुद ही बाहर निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं होम्योपैथी को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। और आपकी जो कोशिश है हमारे चैनल की तरफ से तो हम इसे एक बहुत ही अद्भुत प्रयास मानते हैं कि शायद आने वाले कल में ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और ऐसे ही आप सभी दर्शकों से भी उम्मीद है कि अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें, अच्छी सोच के साथ जिएं, अच्छा खाना खाएं, जितना हो सकता है भगवान का नाम लें और भगवान के साथ साथ अपने जीवन में जो लोग हैं उनसे भी जुड़े रहें। ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले डॉक्टर से सजेशन लें। आप जिस भी तरीके पे यकीन करते हैं, जिस भी तरीके से आप अपनी बीमारियों का हल ढूंढना चाहते हैं, लेकिन एक बार उस हल की तरफ ज़रूर जाएं। ऐसे किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े जो आपके आने वाले कल को थोड़ा सा मुश्किल कर दे। जय श्री राम।